नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों हम अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स शुरू करने वाले हैं और इसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो हिंदी में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर किसी भी तरह से ये चैनल आपके लिए लाभकारी हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो जो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशंस पहले आपको मिल जाया करें। साथ ही चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो और वीडियोस को, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। अगर कोई अच्छी चीज है तो उसका जो प्रसार है वो समाज में होना चाहिए। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है करंट अफेयर से संबंधित, जहां पर हम कवर करते हैं पूरा यूपीएससी के एग्जाम से लेकर के रेलवे तक के एग्जाम को, हम कवर अप करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहली घटना को डिस्कस करते हैं। पहली घटना दोस्तों संसद सदस्यता और मानहानि के संबंध में है। आप सबने पिछले दिनों विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से और सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि जो सांसद हैं वायनाड से, वायनाड जो केरल की एक लोकसभा है, वहां से सांसद हैं राहुल गांधी जी, और आप इनको सब जानते हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री के लिए पद की दावेदारी भी ये कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो इन्हीं की संसद सदस्यता पिछले दिनों रद्द कर दी गई थी। उसी के संबंध में पूरा हम वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो संसद सदस्यता और मानहानि, इसके संबंध में बात करते हैं। तो मामला कब कब क्या हुआ, तो यहां पर जब हम मामले की बात करेंगे तो अप्रैल 2019 में देखेंगे राहुल गांधी जी कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को चोरों के साथ इन्होंने जोड़ दिया था। भाषण में इन्होंने कहा था कि मतलब जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों से एक सवाल है कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, उनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं। तो इसी बात को लेकर के कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर अप्रैल 2019 में ही मोदी सरनेम वालों को बदनाम करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक थे पुर्णेश मोदी, उन्होंने शिकायत कर दी थी। फिर जो है 2023 में मार्च के अंदर इनको सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और अगले दिन इनकी संसद की जो सदस्यता है वह रद्द कर दी गई थी। तो ये था पूरा मामला। 2019 अप्रैल से शुरू होकर के मार्च 2023 तक चला। उसके बाद अगस्त में इनकी सदस्यता को बहाल भी किया गया था। तो इसी के संबंध में पूरा जो है ये घटनाक्रम है। तो केरल वायनाड लोकसभा से सांसद राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि वाले मामले में सूरत की जो अदालत थी, सूरत की अदालत थी, याद रखिएगा, गुजरात की, 23 मार्च 2023 को इनको सुनाई गई थी 2 वर्ष की सजा और कारावास, जिस पर क्या हुआ, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। ठीक है, ये था पूरा मामला। अब दोस्तों इसके बाद जो है लोकसभा का जो सचिवालय होता है वह उनकी जो सदस्यता है उनको बहाल कर दिया गया। कब? जब सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी संसद सदस्यता और कारावास को बहाल कर दिया था। ठीक है, संसद सदस्यता इनकी बहाल कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जो गुजरात की सूरत कोर्ट थी उसने बिना किसी मतलब जब ये सजा दी उनको तो उसके संबंध में कोई उन्होंने तर्क नहीं दिया। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवीन करते हुए इस मामले को खारिज कर दिया और इनकी लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल कर दी, इसलिए रद्द की थी। लोकसभा सचिवालय आप लोग याद रखना, यही सदस्यता बहाल करती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2019 में कर्नाटक कोलार में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी। ये मैंने यहाँ पर पूरा घटनाक्रम डिस्कस करते हुए आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लोकसभा सचिवालय ने संविधान के अनुच्छेद 102 का 1E, जो लोकसभा सचिवालय है वह संविधान का जो अनुच्छेद है 102(1) का E और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन नंबर 8 के तहत उनकी जो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता थी उसको रद्द करते हुए वायनाड की सीट को रिक्त कर दिया था। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो लोकसभा सचिवालय में संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसमें इन्वॉल्व है,
102 का 1E और साथ ही जो सभी के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होता है अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन क्या था, सेक्शन नंबर 8 यानी कि धारा 8 के तहत उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था और वायनाड जहां से वो सांसद थे उनकी सीट को क्या किया गया, रिक्त कर दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सुनाई गई जो सजा है वो गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2023 के अपने फैसले में इसने बरकरार रखा था। जब गुजरात की कोर्ट ने सुनवाई की, हाई कोर्ट ने, तो उसने इनकी सजा को बरकरार रखा था। ये केस था गुजरात हाई कोर्ट में 7 जुलाई 2023 को। अब इसी के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर राहुल गांधी जी ने, उनकी टीम ने याचिका दायर की सर्वोच्च न्यायालय में और उनकी इसी याचिका की सुनवाई करते हुए अब न्यायाधीश आप लोगों को याद रखना है, एससी के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई, ये पैनल में जो जजेस बैठे थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार, इनकी एक बेंच बनी यानी कि पीठ बनी। उसने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाकर 4 अगस्त 2023 को आरोपित कर दिया, यानी कि इनकी जो दोष सिद्धि थी यानी कि 2 वर्ष का कारावास और संसद सदस्यता, इसको इन्होंने जो है दोष सिद्धि पर क्या किया, रोक लगा दी। ठीक है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जजेस जो थे BR गवई, PS नरसिम्हा और संजय कुमार, ये इनकी एक बेंच बनी हुई थी इस मामले की सुनवाई करने के लिए। तो इतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है जजेस का नेम और लोकसभा और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी ये चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, ये इसी मामले में कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, इसी मामले में कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बयान के बाद क्या हुआ था दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या है, आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया था। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बताने की कोशिश नहीं की जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो। मैंने ये चीज डिस्कस तब की जब ये पूरा मामला हो गया और अविश्वास प्रस्ताव जो एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ कांग्रेस लाई थी, विपक्ष पूरा मिलकर लाया था, उसमें जब राहुल गांधी जी शामिल हुए, उन्हें संसद सदस्यता उनकी बहाल हुई, उसके बाद हम ये मैटर डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप ये मामला पूरा आपको अच्छे से टाइमलाइन के माध्यम से भी मैंने अप्रैल से 2023 मार्च तक समझाने की कोशिश की, तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रोहिणी आयोग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आयोग बना था और इसी के संबंध में बातचीत करते हैं। इन्होंने अभी ये जी रोहिणी जी हैं, इन्होंने अभी अपने आयोग की जो है वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है, उसी के संबंध में ये न्यूज है, इसको देखते हैं। आइए रोहिणी आयोग देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण के लिए विभिन्न उपवर्गों में इनके विभाजन तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर सुझाव देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में 2017 अक्टूबर में एक आयोग गठित हुआ। उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को अब सौंपी है। तो जो ओबीसी है उसको मिलने वाला जो आरक्षण है उसको विभिन्न उपवर्गों में इसका सब कैटेगरीज में विभाजन करने के लिए और भी जो ओबीसी से संबंधित पहलू हैं उन पर जो है सुझाव देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही जी रोहिणी जी, इनकी तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जी रोहिणी जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, उसी ने अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी मतलब आयोग है, कमीशन है। तो दोस्तों आयोग की रिपोर्ट में अब खुलासा क्या हुआ। अब आयोग की रिपोर्ट तो अभी मतलब ओपन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं, मीडिया वाले काफी कुछ किसी मामले से संबंधित चीजों के बारे में जान लेते हैं, उनके अपने स्रोत होते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो देख लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ओबीसी के 27% आरक्षण का लाभ इनमें शामिल सभी जातियों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए इन जातियों की 3 या 4 श्रेणियां बनाने की संस्तुति आयोग ने की है। अर्थात ओबीसी का जो आरक्षण है सभी को उपलब्ध हो। इनमें जो सारी जातियां हैं 27% ओबीसी को आरक्षण है, तो 27% इनमें जो ओबीसी के अंदर शामिल जो सभी जातियां उनको मिले, इसके लिए 3 या 4 कैटेगरी में जातियों को डिवाइड करने की संस्तुति जो है आयोग ने की है। ये बात निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्ट ने साथ में कहा है कि ओबीसी आरक्षण का 50% लाभ 48 जातियों ने ही प्राप्त किया है। ये रिपोर्ट में कहना है, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आयोग में ऐसा कुछ मतलब
रिपोर्ट प्रस्तुत की है राष्ट्रपति को। जबकि लगभग 1000 जातियों को इन 30 वर्षों में एक बार भी इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। केवल 48 जातियों को ही इसका 50% ओबीसी आरक्षण प्राप्त हो रहा है। इसमें 1000 जातियां और ऐसी हैं जिन्हें 30 वर्षों में जब से आरक्षण दिया गया है, इनका एक बार भी लाभ इन्होंने प्राप्त नहीं किया है। तो ये आपके लिए रोहिणी आयोग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही जी रोहिणी जी, इन्हीं के संबंध में ओबीसी आरक्षण को लेकर के सब कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए एक रिपोर्ट आयोग बनाया गया, जी रोहिणी आयोग, जो कब बनाया गया था, अक्टूबर 2017 में। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों दिल्ली सेवा विधेयक है, ये रोहिणी आयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट था। दिल्ली सेवा विधेयक जो है 2023 वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको हम पॉलिटी के सेक्शन से जोड़ सकते हैं और यूपीएससी के पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यूपी पीसीएस के पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं पॉलिटी सेक्शन से, ठीक है। तो यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस और प्री दोनों में। अब देखिए यहाँ पर केजरीवाल जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, और ये एलजी साहब हैं। तो अब आप एलजी मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार बीच में जो संसद का जो पिक्चर है उससे आप समझ गए होंगे कि ये मामला तीनों लोगों के बीच का है। तो आइए दिल्ली सेवा विधेयक पर बातचीत थोड़ी सी करते हैं। दिल्ली सेवा विधेयक 2023। तो दिल्ली में दोस्तों अनेक प्रशासनिक मामलों में दिल्ली की जो निर्वाचित सरकार है उसके स्थान पर केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करने वाला एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा 8 अगस्त 2023 को पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर करके इसको अधिनियमित भी कर दिया। आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल या विधेयक पास कर दिया जाता है उसके बाद वो सीधा जाता है राष्ट्रपति के टेबल पर, और राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो जो विधेयक होता है वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इसके अधिनियमित होने से दिल्ली में मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल एवं विधायिका की शक्तियां क्या हो गई, कम हो गई। ये बड़ी प्रॉब्लम हुई केजरीवाल जी के साथ कि इस विधेयक के आने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है और मंत्रिमंडल और विधायिका की जो पावर्स थी वो कम हो गई, और ये शक्तियां कहां चली गई, केंद्र सरकार के ही हाथों में अधिकांश शक्तियां आ गई। तो केंद्र सरकार ने जो है ये दिल्ली सरकार की लगभग शक्तियां अपने हाथ में ले ली, जो इससे पहले प्राप्त थी मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और विधायिका की। तो ये केंद्र राज्य संबंधित ये जो मामला है वो विवादों में रहता ही है हमेशा से, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और लगातार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो लगातार ये मांग करते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जिसमें अपनी एक उनकी मुख्यमंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, विधायिका हो, और जो मतलब केंद्र का हस्तक्षेप उसमें ज्यादा ना हो। यानी कि जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसी राज्य को प्राप्त होता है तो वहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके सरकार चलाती है, और केंद्र सरकार अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है असेंबली के अंदर, जिनका नाम होता है कौन, एलजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उप राज्यपाल। तो केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के तौर पे उप राज्यपाल होता है। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने किसी भी निर्णय को पलटने की शक्तियां जो है अब केंद्र द्वारा नियुक्त एलजी जो है उप राज्यपाल हैं उनके पास रहेंगी। दिल्ली सरकार जो भी फैसले लेगी, चाहे जो फैसले ले, उसको पलटने की शक्ति केंद्र द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल को प्राप्त हो गई है, अर्थात कि केंद्र को ही प्राप्त हुई है। उप राज्यपाल किसका आदमी होता है, केंद्र का आदमी होता है, तो केंद्र जो चाहेगा वही राज्यों में होगा। तो जो प्रत्यक्ष रूप से जो पावर थी वो घटा दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से मामले आएंगे ये देख लीजिए। तो जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर अन्य मामलों से जुड़े अफसरों की जो पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार है वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक नई गठित हुई है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यानी कि एनसीसीएसए को दे दिया गया है। लेकिन एनसीसीएसए द्वारा की गई किसी भी सिफारिश के सहित प्रमुख मामलों पर विवेक के इस्तेमाल का अधिकार किसको दिया गया, उपराज्यपाल को। इस अधिनियम में देखिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक एनसीसीएसए यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी तो बनाई गई, लेकिन इस अथॉरिटी के जो सिफारिशें पास होंगी उन पर विवेकाधिकार किसको दिया गया, उपराज्यपाल को। यानी कि अंतिम शक्ति किसको चली गई, उपराज्यपाल को, यानी कि
केंद्र की सरकार को। ठीक है, तो ये दिल्ली सेवा विधेयक है। आगे इसके संबंध में थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। तो दोस्तों एनसीसीएसए जो है उसकी सिफारिशों को मंजूरी देने या पुनर्विचार के लिए कहने की जो शक्ति है वो उपराज्यपाल के पास ही रहेगी, और किसी भी मामले में मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय ही क्या होगा, अंतिम होगा। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो विधायिका है, जो मुख्यमंत्री है, वो लगभग सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक है, विधायिका वाला सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है, बस नाम मात्र चीजें चलेंगी, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कह सकते। अगर हम पढ़ते हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें सरकार के फैसलों के अगेंस्ट नहीं जाकर के सरकार के फैसलों के साथ रहना होता है, वो चाहे जिस भी तरह के फैसले लें। कई बार कई फैसले राजनीति से प्रेरित होते हैं, लेकिन फिर भी हमें सरकार के फेवर में ही बातचीत करना है। तो ये जो भी हो रहा है वो सही है। तो दिल्ली विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार भी उपराज्यपाल को ही दिया गया है। ये कैबिनेट द्वारा लिए गए जो विधायिका होगी, जो मंत्रिमंडल है उसका जो कैबिनेट है, ये मुख्यमंत्री का कैबिनेट, उसके द्वारा लिए गए जो निर्णय हो उनको पलटने का अधिकार भी किसको दिया गया, उपराज्यपाल को। तो पूरी तरह से शक्तियां जो है वो केंद्रित हो गई केंद्र सरकार की तरफ, यानी कि उपराज्यपाल के तरफ। अब 69वां संशोधन विधेयक जो 1992 में आया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आइए देखते हैं ये दिल्ली से कैसे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी। ये इस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए 2 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ये जो अनुच्छेद हैं 239 ए और 239 ए बी, इन्हीं के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त है, यानी कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेट जो है दिल्ली है। अब दोस्तों अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली बनाया गया, और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये 69वां संशोधन विधेयक दिल्ली के संबंध में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से दिल्ली को स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस विधेयक के ये जो संशोधन है उसमें कुछ और बातें कही गई। तो दिल्ली के लिए जो विधानसभा की व्यवस्था की गई 69वें संशोधन से, जिसमें पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, किसको, विधानसभा को। कौन कौन से मामले छोड़कर, पुलिस, लोक व्यवस्था और जमीन के मामलों के अतिरिक्त। ठीक है, छोड़कर नहीं, इनके अतिरिक्त, इन मामलों के अतिरिक्त। और याद रखना, पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आता। ठीक है, तो इनको छोड़ करके राज्य का जो 3 सूचियां होती हैं जिनमें पावर डिवाइड होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इन्हें क्या किया गया, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई। अब देखो केंद्रीय सूची में जो विषय होते हैं उन पे कानून बनाने की शक्ति पूरी की पूरी केंद्र सरकार की होती है, उसमें राज्यों का कोई इंटरफियर नहीं होता। और उसके बाद जो राज्य सूची आती है, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति पूरी की पूरी किसके पास रहेगी, राज्य की विधानसभा, राज्य के मुख्यमंत्री के पास। परंतु यदि किसी मामले पर क्लैश होता है, एक दूसरे के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है केंद्र और राज्य के बीच, तो केंद्रीय विधायिका द्वारा जो कानून पास होगा, यानी कि संसद द्वारा, वो राज्य की विधायिका पर भारी पड़ेगा, यानी कि केंद्र का कानून राज्य की विधायिका को फिर दबा सकता है। और समवर्ती सूची का भी लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ कंफ्यूज मत होना, समवर्ती सूची में भी यही बात है। तो राज्य की विधायिका लेकिन इसमें सहमति बनाएगी तभी। अब समवर्ती सूची से संबंधित कानून क्या होते हैं, समवर्ती सूची में 2 विषय शामिल किए गए हैं, उनमें कानून बनाने की शक्ति राज्य और केंद्र दोनों की होती है, लेकिन जब केंद्र इस पर कानून बनाएगा तो राज्यों को यह कानून मानना पड़ेगा, यानी कि राज्य पर केंद्र प्रभावी है समवर्ती सूची के भी संबंध में। ठीक है, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा एडिशनल नॉलेज बताना जरूरी है। दोस्तों दिल्ली के लिए एक मंत्रिपरिषद का भी इस ये संशोधन के अंदर प्रावधान किया गया, जिसमें मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 10% से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है।
अब उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और दिल्ली और के सरकार के बीच यानी कि मुख्यमंत्री के बीच टकराव के प्रमुख बिंदु क्या हैं, इस पर बात करें तो राजधानी दिल्ली में सत्ता के बंटवारे को लेकर कई वर्षों से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी बनी हुई थी। इन टकरावों का केंद्र बिंदु यह था कि किसी भी मामले पर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होने पर क्या उपराज्यपाल द्वारा संबंधित मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था और लंबित मामलों की स्थिति में उपराज्यपाल को अपने विवेक के मुताबिक उस मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार था। और तो इसीलिए मुख्यमंत्री कहता था कि फिर हमारी शक्तियां किधर हैं, हमने क्यों निर्वाचित गवर्नमेंट बनाई है, हम क्यों लोगों से वोट लेकर सरकार बनाई है, फिर हमें भी अपॉइंट कर देना था, नियुक्त कर देना था, इलेक्ट नहीं करना था। तो याद रहे नियुक्त और निर्वाचित दोनों में बहुत अंतर होता है। किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर देना, नियुक्त कर देना यानी किसी पद पर ले जाकर के बैठा देना, उसको मुख्यमंत्री बना देना, ठीक है, और जैसे राज्यपाल बनाया जाता है। और किसी व्यक्ति को जनता द्वारा चुना जाए तो उसको निर्वाचित बोलते हैं, इलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दिल्ली सरकार का जो मुख्यमंत्री होता है वो जनता द्वारा इलेक्ट होता है, नियुक्त नहीं होता, ठीक है। तो इतना मामला आपके लिए आई होप इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने चर्चा की। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अखिल भारतीय शिक्षा समागम और उल्लास पहल। ये आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको शिक्षा मंत्री दिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, यहां पर आप देख पा रहे हैं। और आइए इस संबंध में देखते हैं। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय कार्यक्रम अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और यह कार्यक्रम दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी है 2020 उसकी तीसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? अखिल भारतीय शिक्षा समागम। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने। अब इस कार्यक्रम के दौरान दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री, यहाँ पर मैंने आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की तस्वीर पहले ही दिखाई, ये धर्मेंद्र प्रधान जी है। कभी इनको पेट्रोलियम मंत्रालय अलॉट हुआ था, कोई मंत्रालय मतलब मंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम में क्या किया? उल्लास का अर्थ है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन, इसको इन्होंने लॉन्च किया। तो साक्षरता से संबंधित है, याद रखना है, शिक्षा से संबंधित है उल्लास मोबाइल ऐप। उल्लास का दोस्तों अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत सरकार द्वारा आजीवन सीखने को बढ़ावा देने और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के बीच बुनियादी साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल में अंतर को पाटने के लिए शुरू की गई एक पहल है उल्लास पहल, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये जो उल्लास कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है व्यक्तियों को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल में सशक्त बनाना, ठीक है। तो आई होप उल्लास पहल आपको समझ आई होगी। तो आइए अब अंतिम घटनाक्रम की ओर बढ़ते हैं और अंतिम घटनाक्रम है हमारा जीआई टैग से संबंधित। तमिलनाडु की कुछ चीजें हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। तो इसमें नामकट्टी है, कन्याकुमारी का मैटी केला है और चिट्टी बुट्टा साड़ी। तो चेदी बुट्टा साड़ी और कन्याकुमारी मैटी केला और नामकट्टी को जो जीआई टैग दिया गया ये सभी क्या है? तमिलनाडु की इन वस्तुओं को 31 जुलाई 2023 को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं कि क्या क्या वस्तुएं हैं। तो जदेरी नामकट्टी, ये क्या है? जदेरी नामकट्टी दोस्तों उच्च सिलिकेट खनिजों से बनी एक प्रकार की क्या है? मिट्टी है। और इस मिट्टी का उपयोग दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा के दौरान किस चीज के लिए किया जाता है? तिलक लगाने के लिए। तो जदेरी नामकट्टी क्या है? एक मिट्टी है, भगवान विष्णु की पूजा में तिलक लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब कन्याकुमारी का मैटी केला, कन्याकुमारी का दोस्तों मैटी केला मुख्य रूप से कन्याकुमारी जिले के कई तालुकों में उगाया जाता है, इसको याद रखना है, ये केला है कन्याकुमारी तमिलनाडु का। और चेदी बुट्टा साड़ी ये क्या है? अब दोस्तों एक हथकरघा साड़ी का एक प्रकार है, एक हथकरघा साड़ी जो हाथ से बुनाई जाती है, चेदी बुट्टा साड़ी, जो कि रेशम और सूती मिश्रित कपड़े से बनी होती है जिसमें चेदी बुट्टा डिजाइन होता है। तो चेदी बुट्टा क्या है? एक स्पेशल डिजाइन है जो इस साड़ी के ऊपर किया जाता है और इसके बनाने के लिए चमकीले रंग के सूती धागों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये साड़ी आपको दिख रही है और ये मिट्टी दिख रही है जो तिलक लगाने में उपयोग होती है और ये है मैटी केला, ठीक है। तो अब दोस्तों आपके मन में
में विचार आया होगा कि जो भौगोलिक संकेतक होते हैं वो आखिर क्यों दिया जाता है और भौगोलिक संकेतक होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जो भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है वो किसी स्थानीय उत्पाद को इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़े, लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जाने। अभी इससे पहले आप लोग मैटी केला को नहीं जानते थे, इस जो जदेरी नाम कट्टी मिट्टी है उसको नहीं जानते थे, और ये चेदी बुट्टा साड़ी को आप नहीं जानते थे। लेकिन जब इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की कैटेगरी में शामिल किया गया तो इसका प्रचार प्रसार क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया ताकि इनकी क्या है, बिक्री बढ़े, इनका फिर उसी हिसाब से जब इनकी बिक्री बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर क्या होगी, सप्लाई भी होगी। सप्लाई मेंटेन करने के लिए क्या होगा, उत्पादन बनाना पड़ेगा तभी सप्लाई होगी। तो कुल मिलाकर के ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि किसी उत्पाद की जो डिमांड है वो बढ़े और पॉपुलैरिटी बढ़े, उसकी चीजों से लोग परिचित हों। तो आई होप आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वगैरह और ये सारी जो भी घटनाक्रम हमने डिस्कस की वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अंत में आपसे एक गुजारिश और करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगती है, इसमें आपको किसी भी तरह का सुझाव देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दिया करिए कि हाँ ये कमी है, आप इसको सुधारिए, तो हम सुधार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आगे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।